हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट 5512 वैकेंसी के बारे में हम लेकर के आए हैं हिंदी का कोर्स। दोस्तों, इस कोर्स में मेनली हम 4 बुक्स पे फोकस कर रहे हैं। सबसे पहली बुक है यूथ कंपटीशन टाइम्स की 2022 वाली बुक, जिसमें 10,920 क्वेश्चन है। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं इस सेशन में आपको सॉल्व कराने वाला हूँ, तो बने रहिए आप मेरे साथ। दूसरी ये बुक है यूथ कंपटीशन की 2023 वाली, इसके भी क्वेश्चंस को हम लेंगे। इन दोनों बुक से हम ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेंगे जो इम्पोर्टेंट है। और ये दो जो बुक हैं वस्तुनिष्ठ वाली आदित्य पब्लिकेशन की, इसकी एक थियोरेटिकल बुक है, वो भी मेरे पास है, तो उससे मैं थ्योरी कराऊंगा और लूसेंट से थ्योरी कराऊंगा। और इन दो बुक से दोस्तों मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं, देर ना करते हुए। उससे पहले आपको जान करके काफ़ी खुशी होगी कि आप अगर 30 क्वेश्चन का टारगेट बना रहे हैं जूनियर असिस्टेंट में, दोस्तों 30 में से आपके 28 क्वेश्चन सही होंगे। अगर आपने इतना कर लिया तो 30 में से 28 क्वेश्चन की गारंटी है। इन 4 बुक्स को कंप्लीट लगा लीजिए, मेरे साथ बने रहिए, आप 30 में से 28 क्वेश्चन एकदम सही कर देंगे। तो आइए चलते हैं अपनी स्लाइड पे। दोस्तों, 2005 से लेकर के 2023-24 तक जो भी प्रमुख प्रश्न पूछे गए हिंदी में यूपी ट्रिपल एससी द्वारा, याद रखिए यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को मैंने इसमें शामिल किया है। इस सीरीज में उन सभी को दोस्तों मैंने शामिल किया है, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का समय है। तो दोस्तों, अमीर खुसरो का कालखंड क्या रहा है, इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 13वीं शताब्दी अमीर खुसरो का कालखंड रहा है। दोस्तों, अमीर खुसरो का कालखंड 13वीं शताब्दी रहा है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, 13वीं सेंचुरी, फिर से याद रखिए अमीर खुसरो का समय 13वीं शताब्दी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्यापति विद्यापति की पद्मावली, याद रखिए दोस्तों, विद्यापति ने पद्मावली लिखी थी, वो किस भाषा में लिखी गई। दोस्तों, इसका सही आंसर है विद्यापति की पद्मावली मैथिली भाषा में लिखी गई। दोस्तों, मैथिली में विद्यापति की पद्मावली लिखी गई है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, विद्यापति याद रखिए, विद्यापति पद्मावली मैथिली में है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक है। जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन है, इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भट्ट केदार। जयचंद्र प्रकाश की रचना किसने की है दोस्तों, भट्ट केदार ने की थी। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। भट्ट केदार को याद रखिए। देखिए, रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया। तो दोस्तों, आप सोचेंगे कि तुलसीदास, गलत है, तुलसीदास ने नहीं रचा है, ना ही बिहारी ने रचा है, ना ही रामानंद ने रचा है। रत्नावली दोहा संग्रह जो रत्नावली ने ही रचा है दोस्तों, रत्नावली ने रत्नावली दोहा संग्रह रचा है, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। कबीर के प्रमुख शिष्य थे। कबीर के प्रमुख शिष्य कौन थे दोस्तों, कबीर के प्रमुख शिष्य थे ऑप्शन नंबर बी, धर्मदास। कबीर के प्रमुख शिष्य कौन थे दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, धर्मदास कबीर के प्रमुख शिष्य थे। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायसी ने अपनी रचनाएं किस भाषा में रची हैं दोस्तों। मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसमें राजा रतन सेन और पद्मावती के प्रेम की कहानी है दोस्तों, वो जायसी ने ही रची है। और ये किस भाषा में रची है, और अधिकतर जायसी की जो रचनाएं हैं वो किस भाषा में रची गई हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अवधी में जायसी की अधिकतम रचनाएं रची गई दोस्तों। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया। देखिए, कबीर बहुत बड़े समाज सुधारक थे। कबीर बहुत बड़े समाज सुधारक थे और उन्होंने बहुत सारे मुद्दों पर जो है बात की है, लेकिन उन्होंने क्या नहीं किया है दोस्तों, उन्होंने ऑप्शन नंबर सी, स्त्री पुरुष की समानता पर कभी कोई बात नहीं की है। कबीर ने स्त्री पुरुष की समानता पर कभी कोई बात नहीं की है, इसका ऑप्शन सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। देखिए, हीरामन सुगा का उल्लेख आता है। हीरामन सुगा का उल्लेख किस में आता है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर
बी पद्मावत, पद्मावत में हीरामन सुगा का उल्लेख आता है और पद्मावत की रचना किसने की आप सभी को पता है, कमेंट करके मेरे को बता दीजिए। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए चंदायन, चंदायन किस कवि की रचना है दोस्तों? चंदायन किस कवि की रचना है? चंदायन है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा और सी भी नहीं होगा। ठीक है, चंदायन मुल्ला दाऊद की रचनाएं है दोस्तों और काफी फेमस है। यूपी द्वारा बार बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, तो आप देखिए चंदायन किसकी रचना है दोस्तों? चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है। नाम बड़ा ही प्यारा, मुल्ला दाऊद। देखिए अगली रचना एक और आ गई, कनुप्रिया। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है दोस्तों? कनुप्रिया के रचनाकार हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, धर्मवीर भारती। याद रखिए कनुप्रिया किसने रची है दोस्तों? धर्मवीर भारती जी ने रची है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये देखिए वन लाइनर के फॉर्मेट में दोस्तों, वन लाइनर के फॉर्मेट में बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार सेशन है। तो देखिए आप देखिए पहला जो क्वेश्चन है हमारा, पहला जो क्वेश्चन है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों दक्षिण भारत हिंदी प्रचार मुख्यालय सभा का जो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? इसका सही आंसर है चेन्नई में। ठीक है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ दोस्तों? इसका सही आंसर है ब्राह्मी लिपि से। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है फ्रेंड्स? ब्राह्मी लिपि से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है दोस्तों? देखिए मराठी देवनागरी में भी लिखी जाती है। ठीक है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ये प्रश्न बार बार पूछा गया, याद रखिए, दिमाग में फिट कर लीजिए। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित होती है दोस्तों? शोर सैनी अपभ्रंश से विकसित होती है। अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? ये सभी को पता होगा दोस्तों, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे? तो दोस्तों कौन थे? बीजी खैर। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खैर। और प्रथम राजभाषा आयोग कब बना था दोस्तों? 1955 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली को अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? कौरवी के नाम से जाना जाता है खड़ी बोली को। खड़ी बोली का अन्य नाम है कौरवी। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फैजाबाद यानी कि अयोध्या जनपद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है दोस्तों? फैजाबाद या अयोध्या में कौन सी बोली जाती है? अवधी। देखिए कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है दोस्तों? कन्नौजी कहाँ बोली जाती है दोस्तों? हरदोई में बोली जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, आयो शब्द किस बोली का है? आयो शब्द किस बोली का है दोस्तों? ब्रज भाषा का है। ब्रज भाषा बोलते हैं, वैसे है ये बोली। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है दोस्तों? बांगरू है पश्चिमी हिंदी की। मैंने वो टेबल आपको कराई थी थियोरेटिकल वाले हिंदी के लेक्चर जो है उसको देख लीजिए, अगर आपको इस तरह से प्रश्न सॉल्व करने में कठिनाई हो रही है, काफी हेल्प करने वाला है वो। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं दोस्तों? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, है ही नहीं ऑप्शन, 5 बोलियां हैं दोस्तों। चलिए, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणित ग्रंथ है, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणित ग्रंथ कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। अगला हमारा प्रश्न है, रामचरितमानस की भाषा क्या है दोस्तों? रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी। अवधी रामचरितमानस की भाषा है। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज भाषा। हमारा अगला प्रश्न है, किस बोली में ने पर सर्ग लगाया जाता है? जैसे तन्ने, मन्ने, जाने, खड़ी बोली में दोस्तों। और मोस्टली खड़ी बोली कहाँ बोलते हैं? आप कमेंट करके मेरे को बता दो। अगला है, गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है। गाजीपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? बताओ। गाजीपुर में बोली जाती है भोजपुरी। ठीक है, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है दोस्तों? काशिका किस क्षेत्र की बोली कहा जाता है? काशिका, काशी। काशी मतलब अपना बनारस।
जयपुरी का स्थानीय नाम है, जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? डुडादी, डुडाड़ी जयपुरी का स्थानीय नाम है। हड़ौती, हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। हमारा अंतिम और लास्ट प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो इसका उत्तर है दोस्तों प्रिय प्रवास। खड़ी बोली का महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। फ्रेंड्स, आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, प्लीज इस सेशन को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और कमेंट करके बताओ और मुझे क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए अपने वीडियोस में, और मैं किस तरह से आपकी और हेल्प कर सकता हूं। ठीक है, मेरी कोई फीस नहीं है, फीस सिर्फ इतनी है कि मैं नेचर लवर हूं, प्रकृति का प्रेमी हूं, और मेरी फीस बस इतनी हो जाएगी, आप कोई प्लांट अपने घर में ले आओ और उस प्लांट को लगा दो, क्योंकि इस पृथ्वी पे आप भी रहते हो और आपका भी हक है कि इस पृथ्वी को स्वच्छ बनाया जाए, स्वस्थ बनाया जाए। और स्वस्थ कैसे होगी? अधिकतम प्लांट वेजिटेशन जब होंगे, अधिकतम प्लांट्स होंगे तो पृथ्वी स्वस्थ होगी और हम सब लोग भी स्वस्थ रहेंगे। इसी के साथ चलता हूं, अलविदा, धन्यवाद, नमस्कार।